So welcome back to the channel guys. In this video we are going to talk about prevention of genetic disorders. प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के टाइप्स क्या होते हैं, मोनोसोमी क्यों होती है, ट्राइसोमी क्यों होती है, क्रोमोसोमल एन्यूप्लेटी क्या है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स क्या है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, A to Z सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जो कि आई गेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को किन किन वे के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। लेट इट बी स्क्रीनिंग, लेट इट बी काउंसलिंग, वो हम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे आगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारी बात आती है कैरियर स्क्रीनिंग, कि आप कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ के ट्रेट्स के लिए या तो प्री प्रेगनेंसी में या फिर अर्ली इन प्रेगनेंसी आप कैरियर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल थैलेसीमिया ट्रेट के लिए आप HbA2 लेवल्स चेक कर सकते हैं। दे आर रियली यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग लाइक प्री प्रेगनेंसी और अर्ली इन प्रेगनेंसी में आप चेक कर सकते हैं। अब ना द थिंग इज़ कि जो थैलेसीमिया है ना, बीटा थैलेसीमिया स्पेशली, इट इज़ रियली कॉमन इन इंडिया। ठीक है, तो आइडियली ऑल कपल्स शुड गेट टेस्टेड फॉर बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आप ना क्या चेक करेंगे इसके लिए, हाई सीरम लेवल्स ऑफ एंजाइम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस। ठीक है, दे माइट इंडिकेट कि हाँ ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, बट ये इंडिकेशन सिर्फ फीमेल कैरियर्स में ही देखेंगे आप। ठीक है, अगर फीमेल कैरियर्स के अंदर हाई सीरम लेवल ऑफ एंजाइम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ठीक है आगे जाके बच्चे को ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैटरनल स्क्रीनिंग। तो अब मैटरनल स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, हम ना कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स को चेक करते हैं। ठीक है, कि उनका एलिवेशन लेवल क्या है, वो डिक्रीज़ हुए हैं, बढ़े हैं, क्या है क्या नहीं, बात करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कर सकते हैं, देयर इज़ समथिंग नोन एज ड्यूअल टेस्ट। ठीक है, देखो, और ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ना मैटरनल स्क्रीनिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये सेम चीज़ आप गायनी में जाके भी पढ़ेंगे फीटल स्क्रीनिंग में। ठीक है, प्रीनेटल स्क्रीनिंग में, तो प्लीज़ याद रखना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या करेंगे, ड्यूअल टेस्ट करेंगे। यू विल चेक फॉर PAPPA विच इज़ बेसिकली प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। ओके, इन सब के बारे में आप गायनी में जाके पढ़ेंगे कि ये कौन से हार्मोन्स हैं, इनका काम क्या है, ये प्रेगनेंसी में कब एलिवेट होते हैं, कब डिक्रीज़ होते हैं। पीडिया के अकॉर्डिंग आपको बस ये याद रखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूअल टेस्ट होता है, जिसमें आप क्या चेक करते हैं, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A और फ्री HCG। ठीक है, ओके, सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वी डू समथिंग नोन एज ट्रिपल टेस्ट। देखो, नाम से पता चल रहा है ट्रिपल टेस्ट, मतलब यहाँ पे हम कोई 3 मार्कर्स को चेक करेंगे। तो मार्कर्स क्या क्या है, बेसिकली सबसे पहले सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, उसके बाद HCG लेवल और उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल। ठीक है, ये सब चीज़ें वंस अगेन मैं बोल रही हूँ कि प्रेगनेंसी में कब रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स का क्या काम होता है, A to Z आप गायनी में पढ़ेंगे, या पीडिया के अकॉर्डिंग आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, now there is another test which you can do in second trimester which is known as quadruple test. यहाँ पे basically क्या होगा, you'll take all of the 3 markers that you did in triple test, मतलब कि serum alpha fetoprotein, HCG and unconjugated estriol, और उसके साथ साथ you'll add one more marker which is inhibin A। ठीक है, तो ट्रिपल टेस्ट के तीनों मार्कर के साथ अगर आप इनहिबिन A को चेक कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रुपल टेस्ट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद ना देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इन रिगार्ड्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। अब ना बात ये आती है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि हाँ ठीक है दिस पर्टिकुलर फीमेल वेंट अंडर मैटरनल स्क्रीनिंग, ठीक है, और उसमें जब हमने चेक किया तो सारे मार्कर थे ना, सारे मार्कर लो आ रहे थे, जैसे कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A हो गया, सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया, A to Z के सारे मार्कर लो आ रहे थे एक्सेप्ट HCG सारे मार्कर लो आ रहे थे। तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कोरिलेटिंग टू डाउन सिंड्रोम, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में HCG के अलावा सारे मार्कर लो होते हैं, ओनली HCG इज एलिवेटेड। ठीक है,
और अगर आपको दे रखा हुआ है कि नहीं इंक्लूडिंग SCG सारे मार्कर्स लो हैं, तो दैट कंडीशन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, बट डाउन सिंड्रोम नहीं होगी। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद ना आप टेस्ट कराते हैं, रिजल्ट्स कराते हैं, तो देयर इज़ अ कट ऑफ वैल्यू फॉर डाउन सिंड्रोम, ठीक है, कि एंड दैट कट ऑफ वैल्यू इज़ 1:250। 1:250 इसका मतलब क्या है बेसिकली? 1:250 का, सॉरी, 1:250 का बेसिकली मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली 250 प्रेगनेंसीज में से देर इज़ वन प्रेगनेंसी जिसके अंदर रिस्क होगा डाउन सिंड्रोम होने का, ठीक है। अब अगर हमें बोल देते हैं कि दे रखा हुआ है कि ये चलो ये फीमेल है, उसकी मैंने रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट में आ रहा है इट इज़ 1:2000, लेट्स कंसिडर, तो ये इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस ना, अच्छी बात है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो रिपोर्ट आई है फीमेल की, इट इज़ सेइंग कि 2000 प्रेगनेंसीज में से एक प्रेगनेंसी में रिस्क हो सकता है, तो ठीक है, सही है हमारे लिए। बट अगर इस कट ऑफ वैल्यू से कुछ भी नीचे आता है तो इट इज़ हाई रिस्क, ठीक है, या फिर इस कट ऑफ वैल्यू पे आ रहा है, तो वील सजेस्ट उस पर्टिकुलर फीमेल को या फिर उस पर्टिकुलर कपल को क्या फर्दर जाके कैरियोटाइपिंग करा लीजिए, ठीक है, क्योंकि लिए कैरियोटाइपिंग या फिर फिश की बात करें, बेसिकली इन्वेजिव प्रोसीजर्स जो हैं दे आर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। ये मैं पूरा आपको बाद में बताऊंगी, जस्ट फॉर नाउ रिमेंबर कि 1:250 इज़ द कट ऑफ वैल्यू फॉर डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप एक और चीज़ करा सकते हैं विच इज़ नोन एज कंबाइंड टेस्ट। बेसिकली आप क्या करा रहे हैं कि आप ड्यूअल टेस्ट भी करा रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ USG भी करा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि हम USG क्यों करा रहे हैं जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर ही रहे हैं, जब हम मार्कर्स चेक कर ही रहे हैं और मार्कर्स हमें बता रहे हैं कि हाँ ठीक है ये चीज़ है, ये एलिवेटेड है, तो हम USG क्यों करा रहे हैं? हम USG इसीलिए करा रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें कि बच्चों में कोई पर्टिकुलर माल फॉर्मेशन है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले वीडियोस में देखा है कि डाउन सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम हो, कोई भी पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर है, दे लीड टू माल फॉर्मेशंस, ओके। और बेसिकली ना इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पेरेंट्स, ओके, कि वो पहले USG कराना चाहते हैं, पहले स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं, प्रोसेस अलग है, क्या पता उन्होंने पहले USG करा ली, तब आपको माल फॉर्मेशन दिख रही है तो आपके दिमाग में होना तो चाहिए ना कि हाँ यार यहाँ पे हमें हार्ट डिफेक्ट दिख रहा है, तो इट माइट लीड टू डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप ड्यूअल टेस्ट और USG साथ में करा रहे हो तो आपका जो कन्फर्मेशन रेट है या फिर डिटेक्शन रेट है ना, वो बेटर है अगर आप उनको अकेले कराओगे तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वन मोर थिंग कि इंक्रीज इन अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि हाँ ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं बेबी में, ठीक है, तो कीप एन आई आउट फॉर दैट ऑल्सो। सॉरी, ओके, लेट्स मूव फर्दर कि आपको USG में क्या क्या चीज़ें दिख सकती हैं। देखो USG में हमको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारी मालफॉर्मेशंस होती हैं A to Z, बट हमें जो मेन चीज़ें याद रखनी है विच आर हाई रिस्क फॉर अस, ठीक है, वो क्या क्या है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट इज़ बेसिकली इंक्रीज नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी एंड एब्सेंस ऑफ नेजल बोन्स आर द मेन मार्कर्स। अब आप पूछोगे कि नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी क्या होती है, तो बेसिकली USG के अंदर ना जो बेबी का हेड है, हेड वाला एरिया है, ठीक है, लेट सपोज कि ये USG में बेबी का हेड वाला एरिया है, उसके नीचे देयर विल बी सम फ्लूइड फिल्ड, ठीक है। आई एम सॉरी मेरे पास USG की इमेज नहीं है तो मैं बस अभी ऐसे ही बता रही हूँ। तो USG के अंदर ना यू विल सी सम फ्लूइड फिल्ड एरिया अंडर बेबीज नेक और ऐसे दूसरे एरियाज में, बट मेनली बेबी के नेक के नीचे हम देखते हैं, उससे हम बोलते हैं नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी। तो इट विल बी इंक्रीज मोर देन नॉर्मल। वंस अगेन ये डिटेल में हम गाइनी में पढ़ेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर हम बात करें तो देर इज इंक्रीज नक्कल फोल्ड थिकनेस, ठीक है, एंड देर इज शॉर्ट फीमर, ह्यूमरस एंड डियोडिनल एट्रीजिया। अब द थिंग इज ना कि डोंट कन्फ्यूज नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी विद नक्कल फोल्ड थिकनेस, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है, वेरस फोल्ड थिकनेस जो हमें वो सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। और नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी में बेसिकली हम फ्लूइड देख रहे हैं और नक्कल फोल्ड थिकनेस इज बेसिकली जो टिश्यू है नेक के पीछे, हम उसकी थिकनेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना। अब देखो यहाँ पे फोकस करो, हमने बोला ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में डियोडिनल एट्रीजिया को चेक करेंगे,
सिंपल सी बात है, हम चाहे पहले यूएसजी करें चाहे हम बाद में यूएसजी करें, हमें पता है डिओडिनल एट्रीशिया दिख रहा है, और हमने पढ़ा था कि डाउन सिंड्रोम में सबसे कॉमन जीआई मालफॉर्मेशन कौन सा होता है, एट्रीशिया, वो भी कौन सा, डिओडिनल एट्रीशिया। तो हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे यार हाँ, यहाँ पे डिओडिनल एट्रीशिया दिख रहा है, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइल्ड को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, तो वी शुड गेट दैट लेडी स्क्रीन फर्दर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। बट नाउ लेट्स मूव फर्दर टू नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग। ठीक है, बेसिकली द थिंग इज़ ना, फोकस करना है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमने स्क्रीनिंग टेस्ट कर लिया, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट कर लिया। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपकी मर्ज़ी है, आप ड्यूअल टेस्ट करवा रहे हो, क्वाड्रुपल टेस्ट करवा रहे हो, कंबाइन टेस्ट करवा रहे हो, इंटीग्रेटेड टेस्ट करवा रहे हो, जो भी करवा रहे हो आपकी मर्ज़ी है। वन मोर थिंग, मैं इंटीग्रेटेड टेस्ट के बारे में बेसिकली आप एक और चीज़ करवा सकते हो, इट इज़ कि आप सब साथ में मिला के स्क्रीनिंग करा लो। ठीक है, आप ड्यूअल टेस्ट भी करा लो, आप क्वाड्रुपल टेस्ट भी करा लो, एट द सेम टाइम आप यूएसजी भी करा लो। बेसिकली आप सारे मार्कर्स इंक्लूडिंग यूएसजी को भी साथ में चेक करा सकते हो, बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि आपने स्क्रीनिंग करवाई, ठीक है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्क्रीनिंग पॉजिटिव निकले या तो स्क्रीनिंग नेगेटिव निकले। अगर स्क्रीनिंग नेगेटिव है तो हाँ ठीक है, चलो आपको रिलीफ मिल गया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव है तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट था, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं था। अब अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव है तो ना, यू कैन डू टू थिंग्स। ओके, देयर इज अ टेस्ट नोन एज नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग विच इज़ निप्स, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट नॉन इन्वेजिव है। वंस अगेन ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है हमारा, बट द थिंग इज़ कि अब ना इस टेस्ट में भी दो चीज़ें, इस टेस्ट में या तो नेगेटिव आ जाएगा या तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर निप्स के अंदर नेगेटिव आया तो इसका जो नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू है ना, इट इज़ 98 to 99%। इसका मतलब ये है कि निप्स में अगर नेगेटिव आ रहा है तो 98 to 99% वो एकदम पॉजिटिव है, वो कंफर्म है कि हाँ मदर इज़ सेफ, सॉरी, एंड बेबी इज़ सेफ, नेगेटिव रिपोर्ट ही है। बट अगर निप्स में पॉजिटिव आता है तो you'll still have to go further and do invasive test। ठीक है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, निप्स से आप कंफर्मेटरी नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली द थिंग इज कि आप चाहो तो आप निप्स करवा सकते हो, आप चाहो तो आप निप्स नहीं करवा सकते हो, बट वही चीज़ है कि निप्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर वो नेगेटिव आ गया तो चलो बहुत बढ़िया चीज़ है, बट अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो कपल को वापस से टेस्ट करवाना पड़ेगा, इन्वेजिव टेस्ट, वापस से उनका वही उनके डिफरेंट कॉस्ट लगेंगे, वापस से उनका टाइम वेस्ट होगा। तो बस वही सिंपल चीज़ है, बट आई एम लेटिंग यू नो कि आप स्क्रीनिंग करवा रहे हैं पहले, स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ रही, नेगेटिव आ रही, नेगेटिव आ रही है तो बढ़िया है, बट अगर पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर पे जाइए, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग पे जाइए, या फिर डायरेक्टली आप इन्वेजिव भी करा सकते हैं। अगर आप नॉन इन्वेजिव करा रहे हैं और नेगेटिव आ रही है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बट अगर निप्स जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो आपको कंफर्मेशन के लिए इन्वेजिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी ही। ओके, तो अब निप्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो है ना, इट इज़ यूज फॉर स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। ठीक है, अब आप इसमें कौन से एंटीबॉडीज़ की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग क्रोमोसोम नंबर 13, 18, 21 एंड सम एबनॉर्मलिटीज़ रिलेटेड टू एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें ना एवेल्यूशन होता है फीटल सेल्स का, जो कि मदर के ब्लड में मिलते हैं, और इट इज़ डन आफ्टर 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ओनली। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि इट हैज़ अ हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ 98 to 99%, और अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो फर्दर कंफर्मेशन करना है हमें इन्वेसिव टेस्टिंग से। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम इतनी देर से इन्वेजिंग टेस्टिंग करते हैं तो उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग, नाम से ही पता चल रहा है इन्वेजिव, मतलब आपको इन्वेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन इसके अंदर, तो कुछ प्रोसीजर होते हैं। फॉर एग्जांपल कैरियोटाइपिंग हो गया, फ़िश याद हो तो वेरी गुड, मैंने बताया था कि फ़िश हम किस में करते हैं, माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम्स के अंदर, वेरी गुड। तो अब ये इन्वेजिव हम करेंगे कैसे, हमें कुछ चीज़ें चाहिए रहेंगी, तो हम कौन से प्रोसीजर्स के थ्रू कर सकते हैं।
तो पहले तो या तो आप कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग के थ्रू कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग के थ्रू कर सकते हैं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो है ना, वो आप 11 to 13 वीक्स के बीच में कर सकते हैं, ठीक है, या तो उसके बाद भी कर सकते हैं। और एमनियोसेंटेसिस यू कैन डू बिटवीन 16 to 20 वीक्स, ठीक है। और कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग यू हैव टू डू इट आफ्टर 18 वीक्स, ओके। अब द थिंग इज कि जो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग है उसके अंदर यू आर यूजिंग कोरियोनिक टिश्यूज़, ठीक है, कोरियोनिक टिश्यूज़ आर यूज। और एमनियोसेंटेसिस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड इज यूज, ओके। तो आपको एग्जाम में इमेजेस मिल सकती हैं इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आप देखना कि जो इंजेक्शन है वो कहाँ जा रही है, वो अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जा रही है तो इट इज़ एज सिंपल एज डैट कि वो एमनियोसेंटेसिस है, ठीक है। अब देयर इज़ वन मोर थिंग कि इसके अलावा ना दे कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज ऑल्सो। तो जो कोरियोनिक टिश्यूज़ है ना, दे आर यूज्ड फॉर और दे आर प्रेफर्ड फॉर डीएनए बेस्ड टेस्ट या फिर एंजाइमेसिस के लिए। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, दे आर यूज फॉर क्रोमोसोमल स्टडीज़, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ओके, सो अभी तक हमने बात की थी मैटरनल स्क्रीनिंग की, तो अब थोड़ी सी बात न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की भी कर लेते हैं कि न्यूबॉर्न के अंदर क्या स्क्रीनिंग होगी। बेसिकली न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग जो है ना, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्यों सेकेंडरी प्रिवेंशन? प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि आप प्रेगनेंसी के अंदर अगर उसे डिटेक्ट कर रहे हैं या प्री प्रेगनेंसी के अंदर डिटेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे बेबी बॉर्न हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे सेकेंडरी प्रिवेंशन बोल रहे हैं। तो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? आप अर्ली डायग्नोसिस कर लें और अर्ली ट्रीटमेंट कर लें ताकि जो डैमेज है वो लिमिटेड रहे, ठीक है। तो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न्स हैं दे आर स्क्रीन रूटीनली फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो गया, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, like congenital hypothyroidism, G6PD deficiency, phenylketonuria, galactosemia. There are many examples, but इतना सा याद रखो। और they are also screened for functional defects such as hearing and critical congenital heart diseases, ठीक है। तो क्या होगा कि आप अगर उनको रूटीनली स्क्रीन करते रहोगे ना, तो यूल कैच समथिंग। यहाँ चलो हियरिंग डिफेक्ट है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, तो चलो आपने पकड़ लिया, तो फर्दर आप पता लगा सकते हो कि उसको ट्रीट कैसे करना है। जितना जल्दी आप उस डिसीज़ को पकड़ोगे उतना जल्दी आप ट्रीट करोगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। सी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स आई से, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, विच इज़ एनेंसेफेली, ठीक है। अब एनेंसेफेली के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ब्रेन टिश्यूज़ अलॉन्ग विथ मेनिंजेस वो बाहर आ जाते हैं, दे आर एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स ना, तो बेबी का सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हाउ डू वी प्रिवेंट इट? तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज़ रिकमेंडेड। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल प्रेग्नेंट वूमन के लिए और हाई रिस्क प्रेग्नेंट वूमन के लिए उसका डोज अलग अलग है। नॉर्मल प्रेग्नेंट वूमन जो है उसको से आप क्या बोलेंगे कि चलो आपके पास एक प्रेग्नेंट वूमन आ रही है कि हाँ डॉक्टर आई वांट टू कंसीव, तो आप क्या करेंगे, कंसेप्शन से 1 महीने से पहले यू स्टार्ट गिविंग हर फॉलिक एसिड, कितना 0.4 mg डेली, ठीक है। और कब तक बोलेंगे, 3 months आफ्टर कंसेप्शन, ओके। 3 months आफ्टर कंसेप्शन, जब कंसेप्शन हो चुका है उसके बाद 3 months, और हम इसको प्री कंसेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो वुमन जो कि हाई रिस्क पे, मतलब कि फॉर एग्जांपल दे हैड प्रीवियस बेबी विथ ओपन न्यूरल ट्यूब विथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है, उनको आप क्या करोगे, यूल गिव प्री कंसेप्शनली 4 mg फॉलिक एसिड डेली, ठीक है, ताकि रीअकरेंस ना हो, ओके। नाउ विल कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। नाउ जेनेटिक काउंसलिंग इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, क्योंकि लिए जेनेटिक काउंसलिंग आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी करवा सकते हैं पेरेंट्स को, और प्रेगनेंसी होने के बाद भी करवा सकते हैं। सो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग वाज रियली इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों को एजुकेट कर सकें, ठीक है। तो है क्या, डेफिनेशन वाइज हम बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि आई नो कुछ कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नीड यू नो दैट स्पेसिफिक डेफिनेशन, ठीक है, तो वो पढ़ लेते हैं हम पहले। तो बेसिकली जेनेटिक काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड एंड एडप्ट टू मेडिकल, साइकोलॉजिकल, फैमिलियल implications ऑफ जीन जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अ डिसीज।
बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि जेनेटिक काउंसलिंग एक प्रोसेस है जो कि पीपल को हेल्प करता है ये समझने में कि वो पर्टिकुलर जो डिसीज़ है ना उसमें हमारे जीन का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ताकि वो अडॉप्ट कर पाए साइकोलॉजिकली मेडिकली उस पर्टिकुलर चीज़ से लेके, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम फैमिली और उनकी मेडिकल हिस्ट्री असेस करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हाँ रीअकरेंस और अकरेंस का कितना चांस है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद हमने उसको असेस कर लिया, हमने देख लिया कि हाँ देयर इज़ अ चांस, तो हम एजुकेट करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में कि जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता चल रहा है, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, तो हम बताएंगे कि उसके लिए हम क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, कि उसका मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, उसके रिस्क क्या क्या है, कोमॉर्बिडिटी क्या क्या, और हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड विल ऑल्सो टेल देम अबाउट ऑल द रिसोर्सेज एंड रिसर्चेस ताकि वो खुद भी इन्फॉर्म हो सके, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग हम क्यों करते हैं, फर्दर हम काउंसलिंग करते हैं प्रमोट करने के लिए इन्फॉर्म चॉइसेस एंड एडाप्टेशन टू द रिस्क और द कंडीशन, ओके। अब बेसिकली बात ये करते हैं कि हम जेनेटिक काउंसलिंग किस किस केसेस में इंडिकेट करेंगे। सबसे पहले कि इफ़ देयर इज़ अ नोन और सस्पेक्टेड हेरिडेटरी डिसीज़, ठीक है, या तो पेरेंट में या तो फैमिली मेम्बर में, कि हमें पता है कि या तो पेरेंट में या फैमिली मेम्बर में देयर इज़ अ नोन और सस्पेक्टेड हेरिडेटरी डिसीज़, तो वहाँ पे वील डू जेनेटिक काउंसलिंग, डेफिनेटली वील डू जेनेटिक काउंसलिंग। प्रीवियस चिल्ड्रन जो है वो बर्थ डिफेक्ट के साथ अगर बॉर्न हुआ है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ एन अनएक्सप्लेन्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर डिसमॉर्फिज्म या मल्टीपल मालफॉर्मेशंस, ओके। देन कॉन्सेंग्विटी, बिकॉज वी ऑल नो कि कॉन्सेंग्विटी के अंदर देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। उसके बाद इफ़ देयर हैज़ बिन एनी एक्सपोजर टू टेरेट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ मालफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय यूएसजी और एनी टेस्ट, कि हाँ एक प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई है, आपने उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी की है, ठीक है, और आपको कुछ मालफॉर्मेशन दिख जाता है, कुछ भी हो जाता है, या फिर आप स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू फर्दर आपको पता लगता है कि हाँ नहीं ठीक है इस बेबी को ये डिसऑर्डर है, तो आप फर्दर तब जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे। ये सेम पोर्शन काउंसलिंग का मैं डाउन सिंड्रोम में भी कवर कर चुकी हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही मैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका हो। एंड वन मोर थिंग, मैं इसकी PDF की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आई होप आपको ये समझ आ चुका हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।